हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो ये है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 5। और आज की इस क्लास में हम पिछले 2 लेक्चर के जो टॉपिक्स थे उनके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और लेक्चर बहुत ज्यादा लेंदी ना हो, आपका टाइम सेव हो सके, इसलिए थोड़ी सी स्पीड को हम ज्यादा रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इसमें कह रहे हैं कंसीडर द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड अ स्फीरिकल गॉसियन सरफेस जिसके अंदर 2 चार्ज इंक्लोज्ड हैं, एक चार्ज बाहर है। करेंगे एज सोन इन दिस फिगर व्हाइल कैलकुलेटिंग द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द स्फीरिकल सरफेस। अगर हम इस सरफेस के ऊपर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस गॉसियन सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसकी वजह से होगा? सिर्फ Q2 वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सिर्फ पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सभी चार्जेस की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और प्लस Q1 और माइनस Q1 यानी सिर्फ अंदर वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। यानी आपको यह बताना कि इस गॉसियन सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनमें से कौन से चार्जेस की वजह से आएगा, सिर्फ बाहर वाले, अंदर वाले, सिर्फ बाहर वाले, दोनों, या सिर्फ पॉजिटिव, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो यहां पर आपको ये बात पता है, पिछली क्लास में भी हमने एक क्वेश्चन लिया था, वहां पर डिस्कस किया था कि किसी भी ये क्लोज्ड गॉसियन सरफेस की जब हम बात करते हैं तो बाहर अगर आप कोई चार्ज रखें तो वहां से क्या होता है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे अंदर जाती हैं और फिर यहां से ये बाहर निकलती हैं। इंटरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वजह से जो फ्लक्स होता है वो निगेटिव होता है और बाहर निकलने वाला फ्लक्स जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो टोटल जब आप इसके अंदर का फ्लक्स, इससे पास होने वाला फ्लक्स टोटल निकालेंगे तो नेट फ्लक्स आपका हो जाएगा -5 प्लस में 5 इज इक्वल टू क्या, 0। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड के यहां पर इस सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो चार्ज आपका चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, इन दोनों की वजह से यहां पर कुछ ना कुछ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, जब फ्लक्स की बात आती है तो आपका अगर चार्ज बाहर है तो इसका जो ये फ्लक्स और ये फ्लक्स मिलाकर के टोटल हो गया 0, और अंदर वाले चार्ज की वजह से आपको कुछ फ्लक्स मिलता है। तो फ्लक्स की अगर बात करें तो सिर्फ इनक्लोज्ड चार्ज की वजह से फ्लक्स आता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो चार्ज चाहे अंदर हो चार्ज चाहे बाहर हो, इन सब की वजह से आपको इस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात पूछ रहे थे, इसलिए सभी के सभी चार्जेस की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। लेकिन अगर फ्लक्स की बात पूछते तो इसकी वजह से फ्लक्स क्या हो जाता, -5, फिर इधर से निकलता ये +5 हो जाता, इसका इफेक्ट 0, बस इनकी वजह से आपको फ्लक्स मिलता। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R हैज अ चार्ज कैपिटल Q डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम विथ अ चार्ज डेंसिटी ρ इज इक्वल टू KR/A। मतलब कैपिटल R रेडियस का एक सॉलिड स्फीयर है, ये जो सॉलिड स्फीयर है ये कैपिटल R रेडियस का है, और टोटल इसके अंदर सॉलिड स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है। बट वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है कि ρ इज इक्वल टू KR/A, जहां पर K और A कांस्टेंट है और R क्या है, R इज द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। मतलब इस सॉलिड स्फीयर के सेंटर से जैसे जैसे दूर आप जाते जाएंगे, R की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, चार्ज की डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। मतलब यहां पर कम चार्जेस होंगे और यहां पर ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो चार्ज की डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी डिस्टेंस R के साथ में। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आगे कह रहे हैं मतलब कंटिन्यूअसली चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, चार्ज की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। आगे कह रहे हैं कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इक्वल टू R/2, अगर इस रेडियस के बिल्कुल आधे डिस्टेंस पर जाएं तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज 1/R टाइम्स दैट ऑफ द R इज इक्वल टू R। मतलब इस वाली जगह पर, इस पूरी रेडियस के आधे वाली जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो यहाँ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/8 टाइम्स है, तो आपको बताना कि ये जो स्मॉल ए है इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप यहां पर अगर इस पूरे उसके लिए गॉस की लॉज को यूज करेंगे कि E.ds इंटीग्रेशन यानी टोटल फ्लक्स, इस गॉसियन सरफेस से पास होने वाला टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू, अच्छा गॉसियन सरफेस आप किसको ले लीजिए, ये स्मॉल आर रेडियस वाले एक स्फीयर को ले लीजिए, क्योंकि स्मॉल आर जो है वो बदल रहा है ना, स्मॉल आर बदल रहा है और ये कंटिन्यूअसली चार्ज की डेंसिटी भी बदल रही है। तो अगर आप स्मॉल आर रेडियस का एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे और उसको उसके लिए आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बाद में उसी स्मॉल आर की वैल्यू r/2 रख देंगे तो इस वाले पॉइंट के लिए मिल जाएगा, और उसी वाले फार्मूले में आप स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रख देंगे तो इस वाले पॉइंट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। देखिए इधर थोड़ा समझ में आएगा कि E.ds इक्वल टू फार्मूला होता है इनक्लोज्ड चार्ज अपान में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये हम किसके लिए कर रहे हैं, यहां पर स्मॉल आर रेडियस वाले इस गॉसियन सरफेस की बात कर रहे हैं। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई, ये बाहर निकलेगा E.ds, वेक्टर E और वेक्टर ds जो है वो दोनों का डायरेक्शन सेम है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर cos 0 हो जाएगा। तो E मतलब E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, E और ये सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इंटीग्रेट करने के बाद 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए Q इनक्लोज्ड अपान में एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये जो आपका स्मॉल आर रेडियस वाला गॉसियन सरफेस आपने इमेजिन किया, आपको इसके अंदर इनक्लोज्ड चार्ज लिखना है, और इसके अंदर इनक्लोज्ड जो चार्ज है वो फिक्स नहीं होगा क्योंकि डेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के साथ बदल रही है। तो आप इसके लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के रूल को यूज करते हैं, जहां पर कोई चीज कंटिन्यूअसली चेंज होती है वहां पर हम इंटीग्रेशन के रूल को यूज करते हैं, और यहां कंटिन्यूअसली क्या चेंज हो रही है डिस्टेंस के साथ में, ये डेंसिटी। तो हम चार्ज को डेंसिटी के टर्म में अगर लिखें तो आपको पता ही है टोटल चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो डीवी। अगर छोटे से वॉल्यूम डीवी में जो चार्ज है वो रो इंटू डीवी है तो टोटल इस वॉल्यूम के अंदर कितना चार्ज आएगा, तो रो डीवी के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे क्या, इंटीग्रेशन रो डीवी और अपान में एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर डीवी का मतलब क्या है, बहुत छोटा सा एक वॉल्यूम आपको इसके अंदर इमेजिन करना होगा, और उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए एक छोटा सा स्मॉल एक्स रेडियस का आपने ये स्फीयर लिया और उस एक्स से थोड़ा सा आगे गए dx लिया, तो उसका आपने ये आपने स्ट्रिप बना दिया, इसको क्या बोलते हैं dx बोलेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, ये पूरा x था और ये जो बीच में दिख रहा है आपको ये dx दिख रहा है। तो बताइए ये x आपने रेडियस का ये जो स्फीयर इमेजिन किया, अगर आप उसका वॉल्यूम लिखते कितना होता है, इसका वॉल्यूम इसका हो जाता 4/3 पाई x पावर 3, और dv निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dv इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई, और यहां पर x पावर 3 का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और क्या आ जाएगा dx आ जाएगा, और देखिए 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा dv इज इक्वल टू 4 पाई x स्क्वायर dx। ठीक है, जैसे ही आप इस चीज को यहां पर रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, k की जगह पर क्या लिखेंगे, रो की जगह पर क्या लिखेंगे k r पावर a, और dv की जगह पर ये पूरा आप लिख लेंगे 4 पाई x स्क्वायर और dx। और देखिए यहां पर x के टर्म में सारी बातें हो रही हैं तो हम लिमिट भी किसका लिख देते हैं, x का लिख देते हैं फ्रॉम 0 टू r। ये जो x हमने लिया है वो x बढ़ते 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 कहां तक जाएगा, ये r तक जाएगा। तो ये जो हमने छोटा सा यहाँ पर स्ट्रिप इमेजिन किया, छोटा सा स्फीयर इमेजिन किया है x रेडियस वाला, ये इंक्रीज होते 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 r के बराबर हो जाएगा, तो हमें हमारे इस पूरे गॉसियन सरफेस के लिए ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, बस इसके बाद अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके अलावा कुछ है नहीं ऐसा मुश्किल चीज। देखिए क्या मिलेगा कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर इंटीग्रेशन करना है 4 पाई और k को आप बाहर निकाल लीजिए, 4 पाई और k को बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन में x पावर 2 dx है तो x पावर 3/3 आएगा, और क्या है अंदर, और r पावर a भी है तो x पावर 3/3, x पावर 3/3 हो जाएगा, और इसका लिमिट हो जाएगा कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू r, और आप इसको भी बाहर निकाल सकते थे। और इसको देखिए
लिमिट यूज करेंगे तो r पावर 3 अपान में 3 आ जाएगा और ये 4 पाई से ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा e इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कांस्टेंट k, और ये x पावर 3 है तो ये r पावर 3 हो जाएगा, तो r पावर 3 अपान 3 और यहाँ पर ये r पावर a भी है, तो ये हो जाएगा k r पावर a प्लस 3 और अपान में 3, अपान में क्या आ जाएगा, सॉरी 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 एक्स पावर, ठीक है ना, यहाँ पर 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद हो जाएगा x पावर 3 अपान में 3, x पावर 3 अपान में 3 और लिमिट यूज करेंगे फ्रॉम 0 टू r, तो ये बन जाएगा r पावर 3 अपान में 3 और ये बन जाएगा r पावर 3 प्लस 1। ठीक है, चलिए अब एक काम कर सकते हैं, ये जो r पावर 2 है इसको आप इधर ले जाइए, तो आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू k, और ये r पावर 2 है, ये r पावर 3 प्लस 1 है, तो इस 3 में से ये 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, एक बचेगा तो a प्लस 1 बचेगा, तो r पावर a प्लस 1 और अपान में कितना आएगा, अपान में आएगा 3, ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन स्मॉल r के टर्म में। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन स्मॉल r के टर्म में आपने निकाल लिया, और स्मॉल r की वैल्यू एक बार आप r/2 के इक्वल रखेंगे तो यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। स्मॉल r की वैल्यू जब आप ये इसके r के इक्वल रख देंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ये रिलेशन होगा 1/8 का फैक्टर। ठीक है, ये चीज अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि इसे मिटाना पड़ेगा इस वाले सेक्शन को, और इसके आगे का पोर्शन हम यहां पर सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, तो एक काम करते हैं, देखिए यहां पर, अच्छा एक और चीज हम लोगों ने मिस्टेक किया है, उसको भी हमें यहाँ पर इंप्रूव करना होगा कि देखिए फाई, ये तो हमारा गॉस का फार्मूला हो गया, किसके लिए हमने यूज किया ये फार्मूला, ये फार्मूला हम लिख रहे हैं, ये इस वाले अगर हमारे पास r रेडियस का, स्मॉल r रेडियस का ये कोई गॉसियन सरफेस है, तो इसके अंदर अगर यहाँ पर कुछ चार्ज इंक्लोज्ड होगा तो उसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं गॉस का थ्योरम। E डॉट ds है, इसको ओपन करने का पूरा तरीका आपको पता है, E बाहर आया और इसको इंटीग्रेट करने के बाद ds का इंटीग्रेशन s हुआ, तो E इंटू में 4 पाई r स्क्वायर बन गया। इस साइड क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका इनक्लोज्ड चार्ज है, इसके अंदर इनक्लोज्ड चार्ज की बात हो रही थी, तो इसके अंदर इनक्लोज्ड चार्ज निकालने के लिए आप इसके अंदर इनक्लोज्ड चार्ज निकाल करके इसको यहां से लेकर के यहां तक इंटीग्रेट कर दीजिए। तो हमने यही किया है कि ये जो चार्ज इनक्लोज्ड हम निकाल रहे हैं वो पहले इस छोटे वाले स्फीयर के अंदर निकाल रहे थे, फिर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया और उसकी लिमिट रख दी x की वैल्यू फ्रॉम 0 टू r, तो यहां से लेकर यहां तक कितना चार्ज इनक्लोज्ड होगा वो पूरा चार्ज हमें यहां पर मिल जाएगा, है ना। इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर के r तक। बस ये ध्यान रखना कि ये जो रो हम यूज कर रहे थे वो r के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा था, और अभी जो हम रो लिख रहे हैं, ये जो रो हम लिख रहे थे ये इस dx स्ट्रिप के अंदर जो हमारे पास चार्ज आ रहा था उसके लिए चार्ज डेंसिटी का फार्मूला था। बाद में हम इसी को इंटीग्रेट करते करते यहां पर ले जाएंगे, तो हमें यहाँ r की बजाय पहले से x लिखना पड़ेगा। अगर r डिस्टेंस पर रो इक्वल टू के आर पावर a है तो x डिस्टेंस के लिए लिखेंगे रो इज इक्वल टू के एक्स पावर a। हमें इसको ऐसे लेकर चलना होगा, बाद में हम x की जगह पर a रख लेंगे, लिमिट हम इस अपना एक्सटेंड कर ही रहे हैं 0 से लेकर के r तक, तो उस हिसाब से ये चलेगा। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। x पावर a था, x पावर 2 था, तो कितना हो जाएगा x पावर 2 प्लस 1, तो हाँ यहां पर भी आ जाएगा आपका, उस हिसाब से आपका ये थोड़ा सा चेंज होगा, यहां पर ये हो जाएगा आपका x पावर a प्लस 1, सॉरी a प्लस 2, और इसको आपको इंटीग्रेट करना होगा, k बाहर ही निकल गया है और यहाँ पर dx है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही आ जाएगा आपका x पावर a प्लस 3 और अपान में a प्लस 3, मतलब यहाँ पर भी a आएगा, अपान में भी a आ जाएगा, बाकी चीजें ठीक है। और उसमें आप लिमिट रख देंगे, x की जगह पर क्या रख देंगे, r रख देंगे, तो यह हो जाएगा r पावर a प्लस 3 और अपान में 3 प्लस a, अपान में 3 प्लस a हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। यानी यहां पर आपको रो की जगह पर के एक्स पावर ए लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्स डिस्टेंस की अभी बात कर रहे थे और उसको इंटीग्रेट करके आर तक ले जाएंगे, तो ये बना आपका के और ये एक्स पावर ए प्लस 3 अपान में ए प्लस 3, ये पूरा था, इसको आपने सॉल्व कर लिया और आपको यहां पर मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आर डिस्टेंस पर, और आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब आप इसमें कंडीशन यूज करिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि r/2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1/8 टाइम्स है r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के, और r/2 डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां से निकालिए, क्या आएगा, k/3 प्लस a
और स्मॉल आर की जगह पर ये r/2 लिखना होगा, तो r/2 पावर a प्लस 1 इज इक्वल टू 1/8। अब r डिस्टेंस पर, कैपिटल R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो यहां पर कैपिटल R रखेंगे तो कितना आएगा k/a प्लस 3, और यहां पर हो जाएगा कैपिटल R पावर a प्लस 1। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये पूरा पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, r/2 पावर a प्लस 1 और वहां r पावर a प्लस 1, तो यहां से r पावर a प्लस 1, यहां से r पावर a प्लस 1 कैंसिल होगा, यहां बचेगा 1/2 पावर कितना, यहां पर बचेगा 1/2 पावर a प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर आएगा 1/8 को लिखेंगे 2 पावर 3। कंपेयर करेंगे तो आपको पावर मिलेगा a प्लस 1 इज इक्वल टू 3, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी कितनी 2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट छूट गया है, एप्सिलॉन नॉट, हाँ एप्सिलॉन नॉट छूट गया है, ठीक है ये छूट गया है, तो ये पूरा हर जगह अपान में रहेगा, और रेशियो में तो कोई मतलब है नहीं इस चीज का, फाइनली ये कैंसिल ही होना है, बट हाँ ये रहेगा यहाँ पर ये रहेगा, हर बार एप्सिलॉन नॉट बचा रहेगा और लास्ट में फिर ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। हाँ ये जो हमारा r के टर्म में था ना, तो हमने क्या किया था, पहले x के टर्म में ये निकाल करके उसको r तक इंटीग्रेट किया था, तो x के लिए लिख रहे थे बात, तो हम यहाँ पर x के लिए इसको भी लिखेंगे तो ठीक हो जाएगा ये। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, द करंट I and voltage V graph for a metallic wire at two different temperatures T1 and T2 are shown in figure. It is concluded that, मतलब किसी मेटल के लिए, किसी मेटेलिक वायर के लिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ दिया है दो अलग अलग टेम्परेचर पर, ठीक है। इस ग्राफ को देखकर आपको यह बताना है कि कौन इसमें टेम्परेचर ज्यादा है और कौन कम है, या फिर क्या रिलेशन होगा टेम्परेचर का, ये आपको बताना है। तो देखिए आपको पता है कि मेटेलिक वायर्स की हम बात करते हैं, जब मेटेलिक वायर्स की बात करते हैं तो ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ये ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, कैसे होते हैं, ओमिक नेचर के होते हैं, यानी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, और ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं तो V/I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस R को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। तो यहां पर अगर हम देखें, ये जो भी हमें दो ग्राफ मिले हैं T1 और T2 के, अगर हम इनका स्लोप निकालें तो स्लोप का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब इन दोनों के ही केस में परपेंडिकुलर हमारा रिप्रेजेंट करेगा करंट को और बेस रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज को, तो I/V मिलेगा हमें। अगर हम इन दोनों ग्राफ का स्लोप निकालें तो स्लोप हमें I/V देगा, और I/V का मतलब हुआ 1/, में रेजिस्टेंस को देगा, V/I को रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो I/V को 1/ रेजिस्टेंस बोलेंगे। और आप देख लीजिए, जिस स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा से निकलता है, ये tan थीटा से आपको दिख रहा है, इसका थीटा कम है, इसका थीटा ज्यादा, और जिसका थीटा ज्यादा है उसका tan थीटा भी ज्यादा होगा, यानी उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो T2 वाले का स्लोप ज्यादा है, T1 वाले का स्लोप कम है। जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना कम होगा, उल्टा रिलेशन है स्लोप और रेजिस्टेंस के अंदर। तो इस T2 वाले का स्लोप ज्यादा है T1 वाले के स्लोप से, यानी आप कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ ग्राफ एट T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ग्राफ एट T1 टेम्परेचर। इसके स्लोप से इसका स्लोप ज्यादा है, और जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो R2 कम हुआ किससे, R1 से। और रेजिस्टेंस के कम या ज्यादा होने से हम टेम्परेचर का कैसे आइडिया लगा सकते हैं, हमें तो टेम्परेचर के बारे में बताना है। तो आपको ये बात पता है कि मेटेलिक वायर्स के लिए जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा होता है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। इसका मतलब यह हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। जो मेटेलिक वायर्स होते हैं, जो ओमिक कंडक्टर होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसका मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा टेम्परेचर पर होता है। अगर R1 रेजिस्टेंस ज्यादा है R2 से, इसका मतलब T1 टेम्परेचर ज्यादा था T2 टेम्परेचर से, है ना। T1 टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस अगर वो ज्यादा है T2 टेम्परेचर वाले रेजिस्टेंस से, इसका मतलब ये ज्यादा टेम्परेचर था, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा रेजिस्टेंस, कम टेम्परेचर कम रेजिस्टेंस। तो T1 इज ग्रेटर देन T2, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो आप लैब असिस्टेंट के लिए बिल्कुल छोड़ देंगे। और मैं पहले ही बता देता हूं कि शुरू के 9 से 10 क्वेश्चन खास करके पीजीटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। लास्ट के 8 से 9 10 जो क्वेश्चन है वो आपके लैब असिस्टेंट के लिए ज्यादा यूजफुल होंगे आज की इस क्लास में। ठीक है ना, तो हमने बिल्कुल अलग अलग कर दिया आज, मुश्किल सवालों को थोड़ा पहले कर दिया और आसान वालों को लास्ट में। तो आप पूरा देख लीजिए एक बार। ठीक है, ये मामला क्लियर हो गया कि जिसका जितना ज्यादा स्लोप, क्योंकि आई और वी का ग्राफ है, वी और आई का ग्राफ होता तो अलग बात होती, आई और वी का ग्राफ है तो स्लोप हमें जो है वो 1 रेजिस्टेंस बताएगा। जितना ज्यादा स्लोप उतना कम रेजिस्टेंस, तो इसका स्लोप ज्यादा है इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका स्लोप कम है इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसी का टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्योंकि आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर में चेंज बढ़ाएंगे पॉजिटिव, तो आपको जो ये टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस मिलेगा वो 0 डिग्री सेल्सियस वाले रेजिस्टेंस से ज्यादा हो जाता है। तो ये आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, इससे पता चलता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है मेटालिक वायर्स के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा, ये भी थोड़ा अलग है। ये क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है कि 2 कंडक्टर्स हैव द सेम रेजिस्टेंसेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस सेम हैं। तो मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर एक का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 है, दोनों कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ये 0 डिग्री सेल्सियस वाली रेजिस्टेंस है और ये आपस में बिल्कुल इक्वल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट देयर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर अल्फा 1 एंड अल्फा 2। ये जो पहला कंडक्टर है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 1 है और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 2 है। द रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस, द रिस्पेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस आर। अकेले अकेले जब हमारे पास, जैसे हमारे पास एक पहला कंडक्टर है एक दूसरा कंडक्टर है, दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर इक्वल है, बाकी टेम्परेचर पर इक्वल नहीं। और इनके जो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी अल्फा जो होते हैं, पहले कंडक्टर के लिए वो अल्फा 1 है और दूसरे वाले के लिए अल्फा 2 है। तो आपको ये बताना कि अगर इन दोनों वायर को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दें, अब इनका इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा। अगर हम इनको पैरेलल में जोड़ दें तो उनका इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और आपको पहला ऑप्शन सीरीज का दिया हुआ है और दूसरा ऑप्शन आपको ये पैरेलल का दिया हुआ है। ठीक है, सवाल थोड़ा अलग है, आप सोच में पड़ गए होंगे कि कैसे करना होगा, इस तरह का तो कुछ पढ़ा नहीं। बट आप देखिए, आपने ये तो पढ़ लिया है ना कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहां पर डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर। अब आप इसको सॉल्व अगर करें तो आर नॉट प्लस में आर नॉट और अल्फा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू आर टी बनेगा। इसको इधर ले आएंगे तो आपको मिलेगा आर टी माइनस में आर नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा आर नॉट अल्फा डेल्टा टी। और ये देखिए आर टी माइनस आर नॉट का मतलब क्या, जो भी कंडक्टर की आप बात कर रहे हैं उसके इन दो अलग अलग 0 डिग्री सेल्सियस और टी डिग्री सेल्सियस वाले रेजिस्टेंसेस के बीच का डिफरेंस है। तो हम इसको एक काम कर रहे हैं, डेल्टा आर बोल रहे हैं, तो ये हुआ हमारा डेल्टा आर और ये डेल्टा टी को इस साइड ला करके डिवाइड कर लीजिए तो आपको मिलेगा क्या, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर का रेजिस्टेंस और उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर बहुत स्मॉल चेंज की बात करें तो जो डेल्टा है उसको आप डी भी लिख लेंगे, डी आर अपान में डी टी। तो यहां से ये आपके पास एक ऐसा रिजल्ट बन गया जिसको आपको इन क्वेश्चंस में यूज करना है। बाकी ये वाली इंफॉर्मेशन भी सवाल में दी हुई है। तो मान लीजिए कि हम R1 और R2 जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कंडक्टर के रेजिस्टेंस हैं, अगर हम इनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर सीरीज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। और अगर हम इनको डिफरेंशिएट कर दें तो ये बन जाएगा डी आर एस अपान डी टी इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा डी R1 अपान डी टी और प्लस यहां पर हो जाएगा डी R2 अपान में क्या डी टी, है ना। और आपने अभी अभी देखा कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू जो टेम्परेचर होता है उसको हम अल्फा इंटू आर नॉट के फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन वाला टर्म है तो हम यहाँ पर अल्फा एस लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अल्फा,
और आर नॉट का मतलब होता है इनिशियल टेम्परेचर, सॉरी इनिशियल रेजिस्टेंस। इनिशियल मतलब 0 डिग्री सेल्सियस या इनिशियल टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पर एस था, वही तो यहाँ पर एस था, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या आर एस। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसका इनिशियल जो रेजिस्टेंस है उसका नाम हमने R1 दिया है तो R1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा 1, और इसके लिए हो जाएगा दूसरे वाले के लिए R2 और क्या अल्फा 2। ठीक है, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो अगर आप यहां से देखें, चूंकि R1 और R2 इक्वल है, क्वेश्चन में बोला हुआ था, तो आप लिख सकते थे R1 प्लस में R1 दैट इज इक्वल टू क्या 2R1। तो इस RS की जगह पर हम लिख देंगे 2R1 और अल्फा S यहां पर लिख देते हैं R1 अल्फा 1, R2 को भी लिख देते हैं हम R1, R2 को क्या लिख देते हैं R1 और यहाँ पर अल्फा 2, R1 हर जगह से कैंसिल कर लीजिए, तो अल्फा S इक्वल टू मिलेगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और अपान में 2। ये आपको पहला टर्म, जब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप उन रजिस्टर्स को जोड़ेंगे तो जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा वो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपान 2 आएगा। यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, दोनों में से पहला ऑप्शन तो ठीक है। अब दूसरे की बारी है, ठीक है, हाँ दूसरे की बारी है, दूसरे वाले को चेक करना होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखेंगे 1 अपान आर पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ध्यान रखिएगा R1 R2 इक्वल हैं, बाकी इनको डिफरेंशिएट करने वाली बात आ जाए विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 1 अपान आर है और 1 अपान आर है, ऊपर जाके आर पावर -1 बनेगा तो -1 सामने आएगा और पावर में कितना हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 1 अपान आरपी, और फिर इस आरपी को हम टेम्परेचर dt ऐसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। पहला टर्म ये आ जाएगा, दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये भी आएगा -1, उसके बाद आएगा क्या 1 अपान में R1, उसके बाद आएगा dR1 अपान में dt, और तीसरे वाले को करेंगे तो ये भी आएगा -1 और 1 अपान R2 और इसके साथ में आएगा dR2 अपान में dt। हर जगह माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। और आप देखिए जैसे आपने यहाँ पर वैल्यू रखी थी, इसकी ये वैल्यू, इसकी ये वैल्यू, इसकी ये वैल्यू, बिल्कुल सिमिलरली आप यहाँ पे रखिए, तो 1 अपान आरपी है इनटू में ये जो डी आरपी अपान डी है, डी आरपी अपान डी, वहां पर आप क्या लिखेंगे इस हिसाब से, उस हिसाब से लिखना हो तो आप लिखेंगे आरपी और इनटू में अल्फा पी और इज इक्वल टू ये 1 अपान R1 इंटू इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर आप लिखेंगे ये R1 और अल्फा 1 प्लस 1 अपान R2 इंटू में R2 और अल्फा 2। ठीक, और R1 और R2 आपस में इक्वल हैं, इस चीज को अगर हम यहां पर ले तो एक काम ये कर लीजिए कि ये जो आपका RP है, कुछ मिस्टेक हो गया, RP का स्क्वायर होगा ना, RP ऊपर जाके -1 हुआ था, -1 सामने आया और डिफरेंशिएट किया तो पावर क्या होता है x पावर n का होता है, फार्मूला x पावर n है, डिफरेंशिएट करने पर क्या होता है x पावर n -1, तो -1 था, -1 -2 अपान में 2 हो जाएगा, तो सबका पावर 2 रहेगा। सॉरी यहाँ पर ये पावर 2 था, ये भी पावर 2 था और यहाँ पर भी पावर 2 था, तो यहाँ भी पावर 2 होगा, यहाँ भी पावर 2 होगा, यहाँ भी पावर 2 होगा, एक एक पावर से एक एक RP, एक एक पावर से एक एक R1, एक एक पावर से एक एक R2 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा p अपान RP, अल्फा p अपान RP इज इक्वल टू अल्फा 1 अपान R1 प्लस अल्फा 2 अपान R2 ऐसा आएगा। और R1 और R2 आपस में इक्वल हैं और यहां से आप RP की वैल्यू निकालेंगे 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R1 दैट इज 2 अपान R1, तो RP की वैल्यू आ जाएगी R1 अपान 2, तो RP की जगह पर R1 अपान 2 लिखेंगे, 2 इधर चला जाएगा, R1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा क्या अल्फा p इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपान में 2। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस की कमी है बट कैलकुलेशन आप समझ रहे होंगे कि करना क्या है। इसको डिफरेंशिएट किया आपने तो -1 और 1 अपान RP स्क्वायर और DRP अपान DT मिला, वैसे इसको और इसको सबको डिफरेंशिएट किया। नेक्स्ट टाइम क्या किया, ये जो डिफरेंशिएशन वाला टर्म है उसकी वैल्यू हमने इसके अकॉर्डिंग रखी, तो जहां ये DRP अपान DT था वहां पर आपको लिखना होगा RP अल्फा P, और जहां पर dR1 अपान dt था वहां पर लिखना होगा R1 अल्फा 1। ऐसे करके हमने तीनों की वैल्यू रखी, एक एक टर्म कैंसिल हो गया, और ये जो RP यहाँ बचा और ये जो R2 दिख रहा है इन सबको R1 के टर्म में लिखिए, R1 की जगह पर R2 और R2 की जगह पर R1 आप लिख सकते थे, तो हमने R2 को R1 बना लिया और RP की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R1 करेंगे, 2 अपान R1 होगा तो RP की वैल्यू आ जाएगी R1 अपान में 2, वही हमने R1 अपान 2 रखी, 2 इधर चला गया, R1 कैंसिल,
तो अल्फा पी इक्वल टू आ गया अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन 2, यानी ये वाला ऑप्शन आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा साइड में दिख नहीं रहा है तो एक काम करते हैं, चलिए ये पहला टर्म क्लियर है ना, ये मामला क्लियर है पहला वाला। तो हम एक काम कर रहे हैं, दूसरे वाले को हम फिर से सॉल्व कर देना, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो दूसरे वाले को फिर से कर दे रहे हैं। क्या था, ये था आपका 1 अपान आर पी इज इक्वल टू 1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू। ठीक है, डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट करना आता होगा, अब ये मैं क्या ही बताऊं, -1 और ये 1 अपान आर पी स्क्वायर आएगा और डी आर पी अपान डी टी आया। इसी तरह से यहाँ पर आएगा -1 1 अपान आर वन स्क्वायर और यह आ जाएगा डी आर वन अपान डी टी। नेक्स्ट आया हमारा -1 1 अपान आर टू स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा डी आर टू अपान में डी टी। सबको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के टर्म में लिखिए, माइनस 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 कैंसिल भी हो जाएगा, 1 अपान आर पी स्क्वायर इंटू यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा आपका आर पी और अल्फा पी, ये हो गया आपका 1 अपान आर वन स्क्वायर और ये हो जाएगा आर वन इंटू में अल्फा 1, ये हो जाएगा 1 अपान आर टू स्क्वायर और उसके बाद में आर टू और अल्फा 2। एक आरपी से एक आरपी कैंसिल, एक R1 से एक R1 कैंसिल, एक R2 से एक R2 कैंसिल। आपको मिला क्या कि अल्फा पी अपान आर पी इज इक्वल टू अल्फा 1 अपान R1 प्लस में अल्फा 2 अपान में R2, इतना आपको मिल गया। और पहले ही आपको सवाल में दिया था कि R1 और R2 आपस में क्या है, इक्वल है। तो अगर हम इस चीज को यहां पर यूज करें तो क्या मिलेगा, 1 अपान आर पी इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R1 दैट इज 2 अपान R1। तो अगर हम यहां से आरपी निकालें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा R1 अपान में 2 और ये आरपी की वैल्यू को आप यहां रख लीजिए। तो अल्फा पी अपान आरपी की वैल्यू कितनी, R1 अपान 2, तो R1 अपान 2 रखेंगे तो R1 इधर हो गया, 2 ऊपर चला गया, इधर आएगा अल्फा 1 अपान R1 और ये अल्फा 2 अपान जो R2 है उस R2 को भी R1 लिख सकते हैं। तीनों जगह से R1 कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा और ये 2 को उस साइड ले जाइएगा तो आपको मिलेगा अल्फा पी इज इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और अपान में 2। ठीक है, ये दूसरा वाला जो टर्म था उसका भी यही सेम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही सिंपल है बट आपको फार्मूला पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए कि चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है और जो चार्ज है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रहा है वो भी आपको दिया हुआ है। और करेक्ट, व्हाट इज द वेलोसिटी, वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी vd एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और n मतलब चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पर यूनिट वॉल्यूम में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम मतलब इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये फार्मूला है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। बट करंट हमें पता नहीं तो करंट को आप लिखेंगे डी क्यू अपान में क्या, डी टी, और ये भी वैल्यू कब निकालेंगे, एट टी इज इक्वल टू 2 पर, एट टी इक्वल टू 2 पर। तो डी क्यू अपान डी टी आप इसको डिफरेंशिएट करके यहां रखिए, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6t प्लस में यहां से आ जाएगा आपका 5 और इसका हो जाएगा 0। तो ये एट टी इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू एन की वैल्यू आपको पता ही है, ई की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, वी डी आपको निकालना ही है। यहाँ पर t की वैल्यू आप 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा, 6 2 12 और 5 17, तो ये 17 इज इक्वल टू एन ई ए और क्या वी डी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू हो जाएगा 17 अपान n की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10 पावर 25 इंटू ई की वैल्यू आपको पता है 1.6 10 पावर माइनस 19 और एरिया क्रॉस सेक्शन है 0.3 मीटर स्क्वायर, तो वो आप रख देंगे। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू जो आ जाएगी ऑप्शन नंबर बी 1.77 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, जो ऑप्शन नंबर बी है वो कैलकुलेशन के बाद आपको यहां से मिल जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और इस तरह के सवाल आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। हम लोग लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के सबसे लास्ट लेक्चर में इस तरह के जो प्रीवियस ईयर के आपके सवाल हैं उनको वहां पर सॉल्व करेंगे, बट उससे पहले आप ऐसे बहुत सारे सवालों की प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि वो सवाल आपको कुछ अलग ना लगे, बस बहुत ही
नॉर्मल सा लगे, ताकि आपने, क्योंकि आपने पहले उसको कर रखा है। ठीक है, अब सिचुएशन आप पढ़ लीजिए कि टू लॉन्ग वायर्स ए एंड बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर, इन दोनों वायर ए और बी के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना, 20 सेंटीमीटर, हैव करंट 10 एम्पियर एंड 20 एम्पियर इन देम, इसमें 10 एम्पियर है और इसमें 20 एम्पियर है ए और बी में, एज सोन इन दिस फिगर। इफ अ थर्ड करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ 15 सेंटीमीटर, ये है थर्ड वाला जो बीच में आ गया, थर्ड करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ 15 सेंटीमीटर लेंथ, इसकी लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और इसमें जो करंट है वो है 10 एम्पियर, इज प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रख दिया गया एज सोन इन दिस फिगर। व्हाट विल बी द फोर्स ऑन सी, ये जो वायर सी है इसके ऊपर लगने वाला फोर्स हमें बताना है, और डायरेक्शन ऑफ द करंट इन ऑल द 3 वायर्स इज सेम, तीनों ही जो वायर हैं उनमें करंट का डायरेक्शन सेम है, तो बताना है कि इस वाले बीच वाले वायर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स की वैल्यू भी बतानी है और डायरेक्शन भी आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए आपको वो फार्मूला पता होना चाहिए कि दो पैरेलल वायर्स जब वैक्यूम में एक दूसरे के से के पैरेलल कुछ दूर पर रखे होते हैं तो उनके पर यूनिट लेंथ के ऊपर लगने वाला फोर्स F अपान एल का फार्मूला म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 और अपान में R, ये फार्मूला है आपका दो पैरेलल वायर्स के पर यूनिट लेंथ पर लगने वाले फोर्स का फार्मूला। इसका रूल आपने पढ़ा हुआ था, जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, सेम, अगर दोनों पैरेलल वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का, और अगर करंट का डायरेक्शन दोनों में अपोजिट हुआ तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, रिपल्सन का। ठीक है, तो यहां पर हमें ये बताना कि इस बीच वाले वायर पर किस तरफ फोर्स लगेगा और कितना फोर्स लगेगा। तो पहली बात तो आप देखिए, इस बीच वाले वायर को अगर हम पहले वाले वायर के साथ चेक करें तो दोनों में 10-10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है, टोटल 20 था और ये बिल्कुल बीच में रखा गया, 10 सेंटीमीटर हो गया, तो 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है और 10-10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और डायरेक्शन ऑफ करंट आप देख रहे हैं पैरेलल है, मतलब सेम है, और अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है तो इसका मतलब दोनों में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, तो इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, और हमें फोर्स किसके ऊपर पता करना है, इस वाले के ऊपर, तो हमें इस वाले से कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें ये पता करना कि इसकी वजह से इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में अट्रैक्शन है ना, तो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स हमें निकालना है पर यूनिट लेंथ के ऊपर, इस वाले वायर के पर यूनिट लेंथ के ऊपर हमें निकालना है फोर्स कितना, F अपान एल इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू होती है 2 इंटू 10 पावर -7, और I1 10 I2 10, और दोनों के बीच का सेपरेशन भी 10। तो अब देखिए, अगर आप इससे इसको कैंसिल कर देंगे और ये बनेगा आपका कितना, 2 इंटू 10 टू पावर -7, और ये 1 मिलाकर के -6 बनेगा, लेकिन आपको इस पूरे वायर सी पर लगने वाले फोर्स की बात करनी है, इसके पर यूनिट लेंथ पर लगने वाला फोर्स नहीं निकालना है, पूरे वायर सी पर लगने वाला फोर्स आपको बताना है। तो पूरे वायर पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा, लेंथ कितना है 15, लेंथ कितना है इसका 15 सेंटीमीटर, तो चलिए 15 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर में कन्वर्ट करके तो 15 इंटू 10 पावर -2 मीटर में हो गया, और ये 2 इंटू 10 पावर -6 हो गया, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 2 यानी 30, तो 30 यानी कि 10 पावर -1, और ये बन जाएगा 10 पावर कितना, 10 पावर -7, कुछ गड़बड़ हो रहा है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ था, ये 2 इंटू 10 पावर -7, करंट 10 एम्पियर, करंट 10 एम्पियर अपान में, अच्छा ये डिस्टेंस भी आपका 10 सेंटीमीटर था ना, तो 10 पावर -2 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हुआ और ये आपका -6 हुआ, और ये ऊपर जाकर के इसको क्या कर देगा, -4, ठीक है, माइनस में यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो यहाँ से अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यहाँ पर 3 मिलेगा, ये 10 पावर -1 और 4 मिलकर के कितना हो जाएगा, -5, तो 3 इंटू 10 पावर -5 न्यूटन का फोर्स लगेगा इस ए वाले वायर की वजह से सी वाले वायर पर इस तरफ, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं क्या, F1, ये F1 हो गया, ऐसे बाएं तरफ इतना फोर्स लगेगा, और ये दूसरे वाले वायर की वजह से इस पर जब इधर की तरफ फोर्स लगेगा अट्रैक्शन का, वो वाला कितना होगा, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, सब कुछ बिल्कुल सेम होगा,
एक बात सिर्फ बदलेगी कि यहां पर करंट 10 और 10 थे, यहां पर करंट 10 और 20 है, बाकी डिस्टेंस भी वही है, बाकी सारी चीजें भी वही हैं। तो यानी एक यहां पर जो 10 लिखा था वहीं पर 20 आएगा, तो उस 20 की वजह से यहां पर 2 मिलेगा, और उस 2 की वजह से पूरा रिजल्ट 2 गुना हो जाएगा। सीधे सीधे हम F2 की बात करें तो 6 × 10⁻⁵ न्यूटन आ जाएगा, ये बिल्कुल इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। तो F2 इधर है, F1 इधर है, F2 की वैल्यू F1 से ज्यादा भी है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, F2 में से F1 को माइनस करने पर 6 × 10⁻⁵, 3 × 10⁻⁵, माइनस करेंगे तो ये बनेगा 3 × 10⁻⁵ न्यूटन। और किधर की तरफ लगेगा, ये वाला ज्यादा है तो डोमिनेट करेगा, यानी कि राइट साइड में, यानी कि राइट साइड में। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3 × 10⁻⁵, ठीक है ना, राइट साइड में आएगा ना, लेफ्ट में क्यों आएगा, जो F2 है वो ज्यादा है, ये वाला फोर्स F2 वाला फोर्स जो इधर की तरफ लगेगा वो ज्यादा है, और इसने जो फोर्स लगाया वो कम है। और कारण भी सीधे सीधे क्लियर है। कारण क्या क्लियर है कि यहां पर ये 10 और 10 था, और यहां पर ये 10 और 20 है। और करंट देखिए आप न्यूमरेटर में रहता है, तो जहां पर करंट दोनों का ज्यादा हुआ वहां पर फोर्स भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए क्लियर। हाँ इस वाले में ये वाला आपका राइट में था, सॉरी ये आपका किधर था, लेफ्ट था, और ये वाला आपका राइट में था, और फाइनल आंसर भी आपका राइट में हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा ये 8, ये 7 था ना, 7 हो गया, ठीक है। 8, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही मतलब अलग तरह का क्वेश्चन है। इस तरह का मुझे लगता नहीं कि आप लोगों ने सवाल कभी देखा होगा या सॉल्व किया होगा जनरली। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, और ये जैसे आपके झारखंड पीजीटी के सिलेबस का जिस तरह का स्ट्रक्चर है पिछले वाले पेपर का, उसके हिसाब से ये सवाल बहुत ही फिट बैठता है उस कैटेगरी के अंदर। अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ हॉरिजॉन्टल वायर P। एक हॉरिजॉन्टल वायर P है, 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। दिस वायर इज स्टेशनरी बिटवीन 2 रिजिड इंड्स। मतलब ऐसे 2 रिजिड इंड के बीच में एक वायर है जिसमें 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये सवाल में दिया है। इस वायर का नाम भी है P, तो हम यहां लिख दे रहे हैं P वायर है ये, ठीक है। अ सेकेंड थिन वायर Q इज प्लेस्ड अबव P। एक दूसरा वायर Q है जो कि P के ऊपर रखा गया है, एंड पैरेलल टू इट, इसके बिल्कुल पैरेलल एक दूसरा वायर Q जो इसके ऊपर ही रखा है और बिल्कुल इसके पैरेलल है, तो इसका नाम हो गया Q, ठीक है। यहां तक द वेट ऑफ द वायर Q, इस वायर Q का जो वेट है वो दिया हुआ 0.075 न्यूटन पर मीटर। ये जो वायर है इसके पर यूनिट लेंथ का वेट आपको दिया हुआ है कितना, इसके पर यूनिट लेंथ का वेट, अगर पूरे का वेट W हो, पूरे का लेंथ L हो, तो क्वेश्चन में एक्चुअल में W/L दिया हुआ 0.075, ये न्यूटन पर मीटर। पूरे वायर का लेंथ अगर L हो, जिसका वेट टोटल W हो, तो W/L करेंगे तो वेट पर यूनिट लेंथ आएगा, और यूनिट से पता चला न्यूटन पर मीटर, वेट का यूनिट न्यूटन हो जाएगा और लेंथ का मीटर, तो न्यूटन पर मीटर में है 0.075 वायर Q के लिए। इतना तो क्लियर है। एंड इट हैज 25 एम्पियर करंट, इसमें जो करंट फ्लो रहा है वो 25 एम्पियर, इसमें 50 एम्पियर, इसमें 25 एम्पियर। आगे कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ वायर Q, इस वायर Q का डिस्टेंस बताना है फ्रॉम वायर P, वायर P से वायर Q के बीच का ये डिस्टेंस आपको बताना है। एट विच वायर Q रिमेन्स स्टेशनरी ड्यू टू द रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात कि आपने वायर P को तो 2 रिजिड इंड के बीच में फिक्स कर दिया, बट जो वायर Q है वो ऐसे हवा में रखा हुआ है और वहां पर वो रुका हुआ है। इसका मतलब इन 2 पैरेलल वायर्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करना चाहिए, और सवाल में बोल भी रहे हैं कि रिपल्सिव मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो वायर Q है वो वहां पर बैलेंस रहे, स्टेशनरी स्टेट में रहे। इसके लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो आप बताइए 2 पैरेलल वायर्स जब होते हैं तो इनके बीच में ये रिपल्सन वाला फोर्स काम कब करता है, जब इसमें फ्लो होने वाला जो करंट है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होता है। भाई सेम डायरेक्शन में होते हैं तो अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है।
अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो रिपल्सिव फोर्स काम करता है, और यहां हमें रिपल्सन की जरूरत है, रिपल्सन इस पे होना चाहिए तभी जाकर के ऊपर ऐसे बैलेंस रहेगा, नहीं तो अपने वेट की वजह से नीचे चला आएगा। तो इस अपने वेट की वजह से ये नीचे नहीं आ रहा है, इसका मतलब रिपल्सिव फोर्स जो ऊपर लग रहा है, वो रिपल्सिव फोर्स जो ऊपर की तरफ रिपल्सिव फोर्स F लगेगा, ये रिपल्सिव फोर्स जो F ऊपर की तरफ लगेगा, वो रिपल्सिव फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर रहा है, तभी ये रुका हुआ है। और ये पॉसिबल तभी है जब दोनों में फ्लो होने वाले करंट का डायरेक्शन जस्ट क्या हो, अपोजिट। अगर ये 50 एम्पियर इधर है तो इसमें 25 एम्पियर इधर होना चाहिए, तभी जाकर के दोनों में रिपल्सन का फोर्स काम करेगा। ठीक है, चलिए यहां तक मामला एकदम क्लियर है। आगे करें कि गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर Q विथ रिस्पेक्ट टू वायर P। तो इस बात से हमें पता है, इस इंफॉर्मेशन से हमें पता है कि रिपल्सन के लिए जरूरी होता है कि दोनों के में जो करंट फ्लो हो वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो P के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ये बात हम बोल सकते हैं। ठीक है ना, P के अपोजिट डायरेक्शन में Q में करंट फ्लो होगा। और रही बात इसके बैलेंसिंग की, तो ये बैलेंस कब होगा, तो ये बैलेंस तभी होगा जब लगने वाला रिपल्सिव फोर्स उसके वेट के बिल्कुल इक्वल हो। लगने वाला रिपल्सिव फोर्स वेट के बिल्कुल इक्वल हो तो वो बैलेंस हो जाएगा। और दोनों को लेंथ से डिवाइड कर दीजिए, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ वेट पर यूनिट लेंथ के इक्वल होना चाहिए। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फार्मूला आपको पता है, म्यू नॉट अपान 2 पाई, और ये हो जाएगा I1 I2, और अपान में दोनों पैरेलल वायर के बीच का डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम R नाम दे देते हैं, R इज इक्वल टू ये W अपान L की वैल्यू तो क्वेश्चन में दिया था 0.075। बस अब यहां पर देख लीजिए, ये पूरी वैल्यू आपको पता है 2 × 10⁻⁷, और करंट की रही बात तो एक में 50 एम्पियर है और एक में 25 एम्पियर है, बीच का डिस्टेंस R आपको निकालना है। तो एक काम करिए, ट्रांसपोज कर लीजिए, R इधर चला जाएगा, और ये जो पूरा वेट था 0.075, इससे आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो आपको R की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। और जो R की वैल्यू मिलेगी वो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आएगा R की वैल्यू कितना, 3.33 × 10⁻³ मीटर। ये कैलकुलेशन के बाद आपको यहां से मिलना चाहिए, तो ये आप इसको 3.33 10⁻³ मीटर को मिलीमीटर बोल देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी दूर पर अगर दोनों वायर को रख दिया जाए तो वो जो वायर है वो वहीं पर हवा में ऐसे बैलेंस रहेगा, टिका रहेगा। इसमें हमने कोई ऑप्शन नहीं दिया था क्योंकि ये ऑप्शन वाला सवाल था नहीं, ऑप्शन तो आप बना ही सकते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में करें, करंट I इज फ्लोइंग इन अ लूप PQRSP। PQRSP कहां गया, फिर से P, हाँ PQRSP, ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, which is formed by joining two wires of radius R1 and R2। R1 और R2, ये R1 रेडियस वाला वायर हुआ, ये R2 रेडियस वाला वायर हुआ। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ सेंटर C। इस सेंटर C पर आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। ठीक है, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम किसी वायर करंट करिंग कंडक्टर के उस लाइन के अलोंग, ये कोई करंट करिंग कंडक्टर है तो इसके लाइन के अलोंग हम यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर या यहां पर कहीं भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। करंट कैरिंग कंडक्टर के लेंथ के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है बायो-सेवर्ट के फार्मूले से, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई IDL साइन थीटा अपान R स्क्वायर। अगर थीटा, अगर वेक्टर R और करंट का जो डायरेक्शन है उन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा बन रहा है तब वो फार्मूला होता है। बट यहां पर जो करंट का डायरेक्शन है वही वेक्टर R का भी डायरेक्शन है, तो ऐसे में थीटा हो जाएगा 0 और साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए B की वैल्यू क्या हो जाएगी, बायो-सेवर्ट के फार्मूले से 0। ये बात आपको पता है, बायो-सेवर्ट के फार्मूले से थीटा 0 होगा तो B भी 0 होगा, क्योंकि बायो-सेवर्ट का फार्मूला क्या है, B इज इक्वल टू ये म्यू नॉट अपान 4 पाई DB इक्वल टू, और ये हो जाएगा आपका कितना, IDL साइन थीटा, और अपान में क्या होता है, R का स्क्वायर। जैसे आप थीटा की वैल्यू 0 रखेंगे इस लाइन के अलोंग तो आपको B की वैल्यू 0 मिल जाएगी। और किसी लूप की बात करें अगर, तो किसी लूप के केस में आपका ये फार्मूला कैसे कन्वर्ट हो गया था, तो DB इज इक्वल टू आपने लिखा था, देखिए म्यू नॉट अपान 4 पाई किसी लूप के केस में, और देखिए ये आपका हो जाएगा IDL साइन थीटा और अपान में R स्क्वायर। जब आपने इस फार्मूले को डिराइव किया था, जब आपने इस फार्मूले को डिराइव किया था किसी लूप के लिए, तो ये यहां पर
डीएल साइन थीटा और अपान में आर स्क्वायर था, ये आर्क का लेंथ है और अपान में रेडियस। एक आर्क को हमने आई के साथ किया था, आई अपान आर, और ये जो डीएल आर्क अपान में रेडियस था इसको हमने एंगल में कन्वर्ट किया था। तो किसी भी लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का ये फार्मूला होता है। अगर ये कंप्लीट सर्कुलर लूप है तो इसकी वजह से अगर आप सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो आपको इस अल्फा की जगह पर टोटल एंगल ये कितना बनाएगा, इस पॉइंट पर 2 पाई बनाएगा, तो 2 पाई रख लीजिए, तो आपको सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। अगर ये सेमी सर्किल है और इसकी वजह से अगर आप सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो ये सेमी सर्किल यहां पर कितना एंगल बनाएगा, इस अल्फा की जगह पर पाई रख लीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, वो मिल जाएगा। और अगर ये सेमी सर्किल के अलावा भी कोई है, इतना है, इसकी वजह से आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो आपके पास ये जो एंगल है पाई बाई 2 के इक्वल, वो एंगल आप वहां पर रख लीजिए, तो आपको यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो ये सब थियरी वाले लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ है कि लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फार्मूला। तो आप देखिए, अगर आपको इस सेंटर सी पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो क्या क्या हो जाएगा, पीक्यू वाले कंपोनेंट की वजह से यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा क्योंकि इसके अलोंग है, आर एस वाले की वजह से भी नहीं मिलेगा, उसी के अलोंग है, क्योंकि थीटा चाहे जीरो हो, थीटा चाहे जीरो हो चाहे 180 हो, दोनों ही केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, जीरो। तो यहां पर 0 डिग्री का एंगल बन रहा था, यहां पर 180 डिग्री का एंगल बन रहा था, दोनों ही केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो स्ट्रेट वाले वायर की वजह से तो यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा, ना तो इसकी वजह से और ना ही इसकी वजह से। बाकी इस वाले लूप की वजह से आएगा और इस वाले लूप की वजह से भी यहां पर आएगा। ये वाले लूप की वजह से यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये सेमी सर्किल बन रहा है, ये फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान रेडियस कितना है R1, और यहां पर लिखेंगे एंगल अल्फा। सेमी सर्किल है तो इस पॉइंट के चारों तरफ ये कितना एंगल बनाएगा, सेमी सर्किल 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू ये आई अपान R1, और ये हो जाएगा आपका पाई रेडियन, पाई से ये पाई कैंसिल, तो मिल जाएगा आपको म्यू नॉट अपान 4 और ये आई अपान R1। और रही बात डायरेक्शन की, तो आपको पता है कर्ल वाले रूल से आप डायरेक्शन निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। ये करंट का डायरेक्शन है, तो ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब अंदर जाएगा, तो अंदर वाले डायरेक्शन को हम दिखाएंगे क्रॉस से, यानी अंदर की तरफ B1 मैग्नेटिक फील्ड हो गया। दूसरे वाले लूप की वजह से यहां पर निकालिए मैग्नेटिक फील्ड, B2 बोल दीजिए इसको, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान R1, सॉरी आई अपान R2, और फिर से वही बात है, ये भी सेमी सर्किल है तो यहां पर फिर से पाई मिलेगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, म्यू नॉट अपान 4 आई अपान R2। और अब देखिए करंट का डायरेक्शन इधर है, तो ऐसे फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब बाहर जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका बाहर की तरफ पॉइंट हो जाएगा। और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, कौन ज्यादा है, ये वाले और ये वाली वैल्यू में से कौन ज्यादा है, भाई सीधी सीधी बात है कि R2 जो है वो ज्यादा है किससे, R1 से। R2 रेडियस R1 से ज्यादा है, और अगर R2 की वैल्यू ज्यादा हुई R1 से तो R2 की वैल्यू ये अपान में है, तो डिवाइड करने पर ये कम हो जाएगा, यानी B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी B1 से। तो यानी हमें लिखना होगा B1 माइनस B2, ये वाला ज्यादा है तो इसमें से हमें इस वाले को माइनस करना होगा, तो कॉमन ले लीजिए म्यू नॉट अपान 4 को, आई को भी कॉमन ले लीजिए, यहां से 1 अपान R1 बचेगा और यहां से 1 अपान R2 बचेगा, और डायरेक्शन किधर होगा, जो ज्यादा होगा उसकी तरफ, B1 ज्यादा है तो यानी ये डायरेक्शन हो जाएगा आपका, क्रॉस से दिखाएंगे अंदर की तरफ, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा म्यू नॉट अपान 4 आई 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2, और जो डायरेक्शन होगा वो इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की ओर डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल सेम टाइप का है, आई थिंक आप सब लोग कर लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि इसको मुझे छोड़ना चाहिए, कर लेंगे। ये वाला सवाल बिल्कुल सेम तरीके से है कि आपको यहां पर निकालना है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O, अ करंट कैरिंग वायर हैविंग करंट I इज बेंट इनटू द शेप एज शोन इन दिस फिगर। देखिए इधर से ये I करंट जा रहा था ऐसे, फिर ये गया ऐसे, फिर ये गया ऐसे, फिर ये गया ऐसे, इतना हमारा लूप है। ये जो लूप है उसका रेडियस है R1, इस वाले का रेडियस है R2। तो यहां पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो ये वाले वायर के इस कंडक्टर की वजह से और इस वाले कंडक्टर की वजह से तो यहाँ कुछ आएगा नहीं, क्योंकि उसी के अलोंग है, थीटा 0 या 180 होने पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। बट इस वाले लूप की वजह से, इस वाले लूप की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा।
इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको पता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर और उसके बाद एंगल अल्फा, उसके हिसाब से आप इसको रख लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो फिर हम छोड़ रहे हैं इस वाले सवाल को, ये वाले सवाल को हम छोड़ रहे हैं, ये आप कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम टाइप का है जो पीछे हमने डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अब यहां से लैब असिस्टेंट वाले अपने सवाल देख लीजिए जल्दी से। लैब असिस्टेंट वाले सवाल में ये सवाल बहुत ही फेमस है कि 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का यूनिट और डायमेंशन सब पूछा जाता है, वैल्यू पूछी जाती है, तो आप इसको रख लीजिए। फेमस वैल्यू होती है सी के इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही तो होता है फार्मूला, सी इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये सी के इक्वल होती है जिसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो यूनिट निकालना है, अगर इसका यूनिट निकालना है तो आप इसका और इसका रख करके नहीं कैलकुलेट करेंगे, आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए, दैट इज मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा। और रही बात डायमेंशन की, तो अगर आपको ये क्वांटिटी मिल गई कि ये स्पीड है तो इसका डायमेंशन भी आप बता लेंगे, LT-1 स्पीड है तो। ठीक है, इस वजह से ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस, एक वायर जिसके अंदर करंट फ्लो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है अपने चारों तरफ, ये आप लोग बताएंगे। एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, दोनों या इनमें से कोई। इसके साथ 3-4 पॉइंट आप देख लीजिए, सब के सब आप याद कर लीजिए। पहली बात तो अगर स्टेशनरी चार्ज हुआ, अगर कभी ये क्वेश्चन आता ही आता है इस टाइप का, तो स्टेशनरी चार्ज अगर है तो ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई मूविंग चार्ज है तो अब मूविंग चार्ज में जनरली मूविंग चार्ज का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करने वाला चार्ज। ध्यान रखिएगा, जनरली जब मूविंग चार्ज क्वेश्चन में बोलते हैं उनका मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करने वाला चार्ज। कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करने वाला चार्ज मतलब जिसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, मतलब डायरेक्शन भी ना बदले, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो पार्टिकल मूव करता है उसका एक्सेलरेशन जीरो आता है और वो हो गया नॉन एक्सिलरेटेड चार्ज। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी हम बोल रहे हैं, तो कांस्टेंट अगर वेलोसिटी होगी तो स्पीड भी कांस्टेंट आएगा। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई पार्टिकल मूव कर रहा है यानी जिसका एक्सेलरेशन जीरो है, ऐसे पार्टिकल की बात करें तो ऐसे पार्टिकल आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करते हैं। बट ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो कांस्टेंट वैल्यू वाले होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, बट अगर कोई अगर कोई चार्ज पार्टिकल वेरिएबल स्पीड के साथ, वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करे तो उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, दैट इज क्वेश्चन में बोला जाएगा एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। तो अगर एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है वो जब मूव करता है तो वो फ्लक्चुएटिंग या ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट बनता है, एक ये पॉइंट बनता है चार्ज के बारे में। बाकी अगर हम बात करें करंट कैरिंग कंडक्टर की, तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो एक न्यूट्रल स्पीसीज के अंतर्गत आता है, न्यूट्रल स्पीसीज के अंतर्गत आता है, दैट मीन्स उसका नेट जो चार्ज होता है वो जीरो होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये अपने अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, बट उसमें चूंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और जब चार्ज पार्टिकल दौड़ता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता ही करता है, तो यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने कि रुका हुआ चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन मूव करते हुए अगर वो एक्सेलरेटेड है तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए एक्सेलरेटेड चार्ज की रिक्वायरमेंट होती है। रही बात कोई करंट कैरिंग कंडक्टर की, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और ये पूरा आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ये आप क्वेश्चन, ये जो 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4 टाइप के सवाल आपके यहां से पूछे जाते हैं। चारों के चारों पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अ चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड
then direction of magnetic field will not change, acceleration remains same, velocity remains same, speed of particle remains same. चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर। और आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर, अगर मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड हम दिखा रहे हैं जो कि अंदर की तरफ है बोर्ड के परपेंडिकुलर, और इसमें हम इधर की तरफ कोई चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसका एक्सप्रेशन होता है q v क्रॉस b, और इसकी वजह से v क्रॉस b के बिल्कुल परपेंडिकुलर ये होता है, तो v मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ये एक इधर हो गया एक इधर हो गया, जिसकी वजह से हमेशा इसके ऊपर ऐसे एक फोर्स लगेगा अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऐसे करके ऐसे सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगेगा। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या निगेटिव चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर, निगेटिव होता तो नीचे की तरफ गोल होता, तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के बिल्कुल परपेंडिकुलर जाते हैं तो वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ पर एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करने लगते हैं। क्या करते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आप बताइए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर ये है ना, आप हर पॉइंट पर देखेंगे तो चार्ज पार्टिकल जो है उसका डायरेक्शन ये वेलोसिटी का इधर, ये वेलोसिटी का इधर, ये वेलोसिटी का इधर, ये वेलोसिटी का इधर। तो चूंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी के डायरेक्शन की बदलने की वजह से एक्सेलरेशन भी बदलेगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी अगर वैल्यू ना बदले, खाली डायरेक्शन भी बदले तो भी एक्सेलरेशन बदल जाएगा। ये आपने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वेलोसिटी बदलने की वजह से एक्सेलरेशन बदल रहा है, तो क्या कह रहे हैं? डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल विल नॉट चेंज। नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि पार्टिकल का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है। एक्सेलरेशन रिमेन सेम, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन बदलेगा, इसलिए पूरा एक्सेलरेशन भी बदलेगा। वेलोसिटी रिमेन सेम, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, डायरेक्शन बदल रहा है तो वेलोसिटी भी बदल रहा है। वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है जिसको हम स्पीड बोलते हैं वो सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस है, विद डायरेक्शन लेंगे तो वेलोसिटी है और विदाउट डायरेक्शन लेंगे तो स्पीड है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की ये प्रॉपर्टी आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कांस्टेंट होती है हाफ mv² की वजह से, क्योंकि ये स्पीड है यहाँ पर और ये स्पीड है कांस्टेंट, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी वाला भी ऑप्शन यहाँ पर बन सकता था। क्वेश्चन नंबर 14 में करें, सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा करके, जो वायर लपेटा गया उसके फेरों की संख्या को बढ़ा करके, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसको बढ़ा करके, इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल, जो कॉइल रोटेट हो रहा है उसके एरिया को बढ़ा करके, ऑल ऑफ द अबव, इन सभी को बढ़ा करके। तो आप देखिए सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें, दो सेंसिटिविटी हमने पढ़ा हुआ, एक करंट सेंसिटिविटी और एक वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। और एक फार्मूला आपने ये पढ़ा हुआ कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। याद है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क होता है, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला NIAB इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क होता है C इंटू में फाई। यहां से आप फाई अपान आई चाहे तो निकाल लीजिए, यानी डिफ्लेक्शन और अपान में फ्लो होने वाला करंट इज इक्वल टू मिलेगा कितना? NAB अपान में C। तो करंट सेंसिटिविटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं NAB अपान में C। और यहां की बात करें तो फाई अपान में वोल्टेज है तो I इंटू में R लिखेंगे, और फाई अपान आई तो यही हो गया आपका क्या? करंट सेंसिटिविटी और अपान में रेजिस्टेंस, यानी NAB अपान में C पहले से ही था, करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू R और एक्स्ट्रा लग जाएगा। तो चाहे हम करंट सेंसिटिविटी की बात करें चाहे हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करें, मीनिंग वही निकल के आ रहा है कि NAB जितना बढ़ेगा ये सेंसिटिविटी भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। सेंसिटिविटी भी, क्योंकि ये बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और कम करंट या कम वोल्टेज पर जितना डिफ्लेक्शन हो रहा है सेंसिटिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ाना पड़ेगा आपको, एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा, और आपको मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सबको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ, NIAB है, आपने BINA कैसे भी करके याद कर लीजिए आप। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सब लैब असिस्टेंट के बहुत ही
मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से एक है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों में से। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि एन अनचार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ v। एक पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पर यहां पर देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बट यहां चेंज हो गया, यहां चेंज हो गया, फिर यूनिफॉर्म हो गया। करें कि वेलोसिटी v वुड बी, जो वेलोसिटी v है पार्टिकल की, वो मैक्सिमम होगी पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, मिनिमम होगी पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, मैक्सिमम होगी इस पॉइंट एम पर, और हर एक पॉइंट पर बिल्कुल सेम होगी। अनचार्ज्ड पार्टिकल, तो अगर कोई पार्टिकल के पास चार्ज है ही नहीं तो फिर मैग्नेटिक फोर्स की बात हम कर ही कहां सकते हैं। Fm इक्वल टू क्या होता है, Q V क्रॉस B। अगर कोई अनचार्ज पार्टिकल, कोई न्यूट्रल पार्टिकल है, तो ये पूरा मिलाकर के मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाएगा। जब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं तो इस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब भी कुछ नहीं है, जैसे जा रहा था वैसे ही चलता रहेगा, सेम एट ऑल पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। सिर्फ 2 लोगों ने सही जवाब दिया है, सिर्फ 2 लोगों ने सही जवाब दिया इसका। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अनचार्ज पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 में बहुत सारी बातें हम कर सकते हैं, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, बट मैं आपको एक प्रेफरेंस वाला आंसर यहां पर बता दूंगा। The material suitable for making electromagnet should have। इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए किस तरह के मटेरियल सबसे अच्छे होते हैं? ऑप्शन है हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी। रिटेंटिविटी कोर्सिविटी के लिए आप ये अपना जो हिस्टेरेसिस लूप का कर्व है उसको याद कर लीजिए, और ये कर्व बोलता है कि जैसे जैसे आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करेंगे वैसे वैसे उसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन भी आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा। बट जब आप उसको हटा लेंगे तो यहाँ पर कुछ उसके अंदर, मतलब आप रिवर्स में इतना लगाएंगे तब जाकर के ये जीरो होगा, क्योंकि इसको हटाने के बावजूद भी इतना रह जाएगा। सब थियरी में हमने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है, जब आपने ये एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जब आपने जीरो कर दिया तब भी इतना मैग्नेटिक इंडक्शन रह गया, इसको हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। और इसको गायब करने के लिए आपने अपोजिट डायरेक्शन में जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करी, यानी डीमैग्नेटाइज करने के लिए जितना आपने फील्ड अप्लाई किया, इसको हम कोर्सिविटी बोलते। तो ये कोर्सिविटी है और ये हमारा रिटेंटिविटी है, ठीक है ना। यहां पर H है और यहां पर इस एक्सिस पर B या फिर I है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सवाल में आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब ये हुआ कि आप उसके अंदर करंट को फ्लो करा करके, जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक आप उसको मैग्नेट बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। करंट फ्लो कराएंगे तो वो मैग्नेट की तरह काम करेगा, करंट को आप हटा लेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड आप हटा लेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारी डिमांड है। लेकिन जब हम करंट को फ्लो कराएं तो तुरंत के तुरंत जल्दी से जल्दी उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक इंडक्शन उसके अंदर होना चाहिए, ताकि वो अच्छे से अच्छे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम कर पाए। आपका जो करंट फ्लो कराने से जो मैग्नेट बनेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम थोड़ा सा भी करंट फ्लो करें तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उसकी वजह से क्रिएट हो, वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बने, ठीक है ना, और सुविधा से बने, आसानी से बने। ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अब 2 बातें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जितने भी बाकी मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं, अगर हम उनके प्रॉपर्टीज के बेसिस पर बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए जो हम सॉफ्ट मटेरियल्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए सॉफ्ट मटेरियल्स और आपके परमानेंट मैग्नेट के लिए हार्ड मटेरियल्स। तो जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके केस में अगर देखा जाए तो सबकी जो रिटेंटिविटी होती है कम होती है, कोर्सिविटी जो होती है कम होती है, हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। बट स्पेशली अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में सॉफ्ट आयरन की बात करें, जो कि सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है, सॉफ्ट आयरन के केस में क्या होता है कि रिटेंटिविटी हाई होती है, मतलब थोड़ा सा भी एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करेंगे उसके अंदर बहुत ज्यादा ये चीज इंड्यूस हो जाएगी, इंटरनल जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर इंड्यूस होगी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और
जैसे ही आप इसको हटाएंगे, मतलब इसको आप रिड्यूस करेंगे, ये तुरंत मतलब उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए बहुत कम से कम आपको ये अपोजिट डायरेक्शन में, ये जो जिसको कोर्सिविटी बोलते हैं, ये कोर्सिविटी कम से कम अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन की अगर बात करें तो सॉफ्ट आयरन का रिटेंटिविटी बाकी सभी आपके जो ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जिनसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, उन सब के रिस्पेक्ट में उनका रिटेंटिविटी बहुत हाई होता है, पहली बात है। दूसरी बात यह है कि सॉफ्ट आयरन अपने बाकी के जितने इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले मटेरियल्स हैं उनसे अलग नेचर शो कर रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में एकदम सॉफ्ट आयरन के बेसिस पर बताना चाहेंगे, और मेरे हिसाब से भी ये बात मतलब मुझे लग रहा है कि इस आंसर को हम ज्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। हम सॉफ्ट आयरन को प्रीफर ही इसीलिए करते हैं क्योंकि सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी बहुत ही हाई होती है, जिस वजह से थोड़ा सा भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर बहुत सारा उसके अंदर मैग्नेटाइजिंग फील्ड आ जाता है। इसकी परमिएबिलिटी म्यू भी बहुत ज्यादा हाई होती है, रिटेंटिविटी भी हाई होती है, कोर्सिविटी इसकी लो होती है, और होनी भी चाहिए ताकि हम इसको दोबारा से डीमैग्नेटाइज करने के लिए इतने पर ही डीमैग्नेटाइज इसको कर ले जाएं। इतना ही अपोजिट फील्ड लगा करके हम इसको मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर लें, ये हमारी रिक्वायरमेंट भी है। तो हम सॉफ्ट आयरन को प्रीफर इसीलिए करते हैं ज्यादातर जगहों पर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर ये सारी बातें हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने वाले मटेरियल्स हैं उनके अंदर रिटेंटिविटी क्या होता है, कम होता है, सॉफ्ट आयरन में ज्यादा होता है। तो हम सॉफ्ट आयरन के बेसिस पर अगर आंसर देना चाहें तो बोलेंगे हाई रिटेंटिविटी और लो कोर्सिविटी, ऑप्शन नंबर सी होगा। बट एक बात और ध्यान रखिए, बहुत सारी बुक्स में बहुत सारी जगहों पर सेम क्वेश्चन के आंसर में ये भी लिखा हुआ लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी, क्योंकि लो रिटेंटिविटी और लो कोर्सिविटी इस सॉफ्ट आयरन के अलावा बाकी सभी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर होता है। ठीक है, ये वाली बात भी है कि जनरली जो और हमारे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल हैं उनकी रिटेंटिविटी कोर्सिविटी दोनों कम होती, बट सॉफ्ट आयरन की बात करें जो कि सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए, उसके अंदर हाई रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी और हाई परमिएबिलिटी है। ऑप्शन नंबर सी को आप प्रीफर करिए, मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि मैग्नेट है जिसको 3 इक्वल पार्ट में कट किया गया है, और कैसे कट किया गया है, ये आपका मैग्नेट है, इसको 3 इक्वल पार्ट में ऐसे ऐसे बिल्कुल लेंथ के परपेंडिकुलर कट किया गया है। टाइम पीरियड ऑफ ओरिजिनल मैग्नेट, जब ये पूरा मैग्नेट था तो इसका टाइम पीरियड, इसकी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड टी नॉट था, बट इसको 3 इक्वल पार्ट में ऐसे जब काटा गया है इस तरीके से, तो कह रहे हैं कि अब इसके हर एक पार्ट का टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब इसका टाइम पीरियड आपको एक तरह से बताना है। ठीक है, तो आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ कि बार मैग्नेट का टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपान होता है M और इंटू में B, M इंटू में B, और यहां पर इनिशियली जब ये पूरा रॉड था तो इसके लिए इन्होंने दिया हुआ था T नॉट, तो हमने लिख दिया T नॉट। ये हुआ क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर 1। जब आप इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो किसी भी एक पार्ट की अगर हम बात करने जाएं, उसके लिए अगर हम टाइम पीरियड का फार्मूला लिखेंगे तो T इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई। अब ये 1/3 आपने कर दिया तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चेंज हो गया, बट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो पहले था वही है। तो अब आपको बताना है कि जो नया टाइम पीरियड आएगा किसी भी एक पार्ट का, वो इस पूरे के इस टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में कितना होगा, वो आपको बताना है। और आपको ये पता है कि आई जो होता है, आई मतलब क्या होता है, यहाँ पर एम पूरे रॉड का मास है, ये मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, एम एल स्क्वायर अपान में 12 होता है आई का मतलब। तो आई डैश कितना हो जाएगा, आई डैश यहां पर हो जाएगा आपका देखिए जब आपने इसको 1/3 पार्ट में काटा तो जो मास है वो भी पहले का 1/3 हो गया, m/3 हो जाएगा, जो लेंथ है वो भी पहले का l/3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, और अपान में क्या हो जाएगा ये 12। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 3 27, तो 1/27, और बाकी ml स्क्वायर अपान 12 जो है वो पहले वाला आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हो गया। यानी काटने के बाद हर एक टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का 1/27 हो गया। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए आप क्या कहेंगे, डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है पोल की स्ट्रेंथ इंटू में लेंथ ऑफ दी मैग्नेट, और लेंथ ऑफ दी मैग्नेट पहले जितना भी था इसका ये हो गया 1/3, तो हमें लिखना पड़ेगा m डैश इक्वल टू m इंटू में l/3, और ये हो जाएगा आपका m l और अपान में 3, ये जो m इंटू l है वो पहले वाला डाइपोल मोमेंट m है तो m/3 हो गया, मतलब डाइपोल मोमेंट आपका m/3 हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I/27 हो गया। तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई। अब देख लीजिए I डैश की जगह पर हमें लिखना चाहिए I/27,
आई अपान 27 इंटू 1 अपान एम डैश की जगह पर लिखना चाहिए m अपान 3 और b की जगह पर b। इससे इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 9 और 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर निकलेगा तो t डैश इक्वल टू हो जाएगा ये 1 अपान में 3, बाकी क्या बचा 2 पाई और अंडर रूट आई यहाँ से और अपान में m और b बचेगा और 2 पाई अंडर रूट आई अपान एम बी, ये t नॉट था तो इसका मतलब जो t डैश आपको मिला वो मिला t नॉट अपान में 3। दैट इज ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ एन आइडियल डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इज। आइडियल डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम इज इक्वल टू आई अपान एच, ये फार्मूला आपने पढ़ा है। ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है इसकी वैल्यू किस किस तरह के मटेरियल्स के लिए कैसी होती है, म्यू आर की वैल्यू किस किस मटेरियल के लिए कैसी होती है, पूरा पूरा आपको याद करना पड़ेगा। म्यू आर इज इक्वल टू म्यू अपान में म्यू नॉट। रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दोनों आपको याद करना है हर तरह के मटेरियल्स के लिए, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की, तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो काई एम होता है वो होता है आपका नेगेटिव और स्मॉल, ठीक है। अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तो इसके लिए ये होता है पॉजिटिव एंड स्मॉल, ठीक है। और अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की तो इसके लिए ये होता है पॉजिटिव एंड लार्ज, ठीक है। इसी सीक्वेंस में याद करना है, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। बट अगर हम आइडियल केस की बात करें तो डायामैग्नेटिक मटेरियल के जो निगेटिव और स्मॉल बोल रहे हैं वो यहाँ पर आइडियल केस में काई एम की वैल्यू होती है -1, ठीक है। और ये सवाल एक और तरीके से पूछा जाता है, सुपर कंडक्टर के लिए पूछा जाता है कि सुपर कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है। तो सुपर कंडक्टर जो होते हैं वो आइडियली डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं और इस वजह से सुपर कंडक्टर के लिए भी काई एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपने जो यहां लिखे हैं वही इनके लिए भी याद रखिए कि म्यू आर की वैल्यू अगर आप डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए लिखें तो इसके लिए म्यू आर की वैल्यू <1 होता है, इसके लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होता है, ये <1 होता है और इसके लिए म्यू आर की वैल्यू मच <1 होता है, ठीक है। और एक होता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की अगर हम बात करें तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए अगर हम देखें तो आपका ये जो काई एम होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 0, ठीक है। और म्यू आर की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि फार्मूला होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस में काई एम, तो अगर आप काई एम की वैल्यू 0 रखेंगे तो म्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, म्यू आर की वैल्यू नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, ठीक है। ये बातें बार बार घुमा फिरा करके पूछी ही जाती हैं म्यू आर के बारे में और काई एम के बारे में। आइडियल केस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेगेटिव एंड स्मॉल की जगह पर कितना आ जाएगा, नेगेटिव में 1, ठीक है, -1। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और इसकी जगह पर आपसे सुपर कंडक्टर के नाम से भी सवाल पूछ सकते हैं। सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, आइडियली डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे हम लोग। तो सुपर कंडक्टर के लिए काई एम की वैल्यू -1 होती है। अब देखिए अगर काई एम की वैल्यू -1 हो गई तो आप म्यू आर की वैल्यू निकाल सकते हैं सुपर कंडक्टर के लिए, या फिर ये जो आइडियली डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है इनके लिए म्यू आर आप निकाल सकते हैं। कैसे फार्मूला, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई एम की वैल्यू डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो आइडियली होते हैं उनके लिए कितनी, -1, तो 1 - 1 इज इक्वल टू कितना, 0, तो आपको मिलेगा म्यू आर इज इक्वल टू 0, म्यू आर इक्वल टू कितना 0। काई एम की वैल्यू -1 और म्यू आर की वैल्यू रिलेटिव परमिएबिलिटी की वैल्यू 0 आएगी आइडियली डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की बात अलग है। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब जिसके अंदर मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके लिए म्यू आर की वैल्यू म्यू आर इक्वल टू म्यू अपान म्यू नॉट दोनों सेम होता है, कैंसिल होकर के 1 आता है और उसको 1 रख देंगे तो आपको काई एम यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये 1 तो काई एम 0 आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ये पूरा लूप दिया हुआ है जिसमें ये सेमी सर्किल है, 4 सेमी सर्किल हैं और उसके अंदर जो भी है करें अ लूप कैरिंग करंट आई लाइज इन द एक्स वाई प्लेन एज शोन इन दिस फिगर द यूनिट वेक्टर k कैप इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर। ये पेपर पर बना है और इसमें वेक्टर k कैप बाहर की तरफ है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट लूप, इस करंट लूप का मैग्नेटिक मोमेंट आपको बताना है। मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू फार्मूला होता है NIA और यहाँ n मतलब नंबर ऑफ फेरे और एक ही पूरा फेरा है तो n की जगह पर 1 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा I और A, I और क्या A। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है और एरिया वेक्टर, इसका पूरा एरिया वेक्टर किधर लेंगे हम, ये मैग्नेटिक मोमेंट m ये बाहर की तरफ लेना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको k कैप के डायरेक्शन में आपको एरिया वेक्टर लेना होगा या वेक्टर m का डायरेक्शन किधर हो जाएगा बाहर की तरफ, यानी k कैप की तरफ ये आपका वेक्टर m हो जाएगा। और अगर आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की पूरी वैल्यू की बात करनी है तो इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट है I और आपको इस पूरे लूप का एरिया लिखना पड़ेगा। एरिया मतलब एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से। तो ये हो जाएगा आपका कितना, आप पहले तो इसकी वैल्यू निकालिए, इसका एरिया निकालना। देखिए यहां से यहां तक a है, यहां से यहां तक a है तो यहां से यहां तक a हो जाएगा, यहां से यहां तक a हो जाएगा, ये बन जाएगा एक स्क्वायर और सेमी सर्किल सेमी सर्किल सेमी सर्किल सेमी सर्किल। और देखिए आपको दिया हुआ है ना यहां से लेकर के यहां तक ये a है, यहां से लेकर के यहां तक ये a है तो अगर ये पूरा a है तो इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा a/2। तो ये a/2 रेडियस का सेमी सर्किल सेमी सर्किल सेमी सर्किल और ये सेमी सर्किल है। तो 4 सेमी सर्किल है a/2 रेडियस वाले और एक स्क्वायर है ए साइड वाला तो पूरा एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया हो जाएगा a स्क्वायर प्लस सेमी सर्किल कितने हैं टोटल 4 और हर एक का रेडियस एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस कितना है a/2 तो पाई a/2 का होल स्क्वायर। और रही बात इस पूरे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या वेक्टर m का डायरेक्शन किधर, ये करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बाहर की तरफ आएगा तो यहाँ पर वेक्टर है k कैप। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा I, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 इंटू पाई इंटू a स्क्वायर अपान में 4 और उसके बाद ये हो जाएगा आपका k कैप। 4 से 4 कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा I, a स्क्वायर को बाहर निकालिए तो पाई प्लस 1 बचेगा, पाई प्लस 1 बचेगा, a स्क्वायर बाहर निकला और I भी बाहर है तो एक काम करते हैं a स्क्वायर और I दोनों को a स्क्वायर और I और इसके साथ में ये k कैप इज इक्वल टू वेक्टर m, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m हो जाएगा ये, ठीक है, ये m हो गया आपका। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई/2 1 a स्क्वायर I k कैप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू अ करंट लूप, ये आपने फार्मूला इसका पढ़ा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस पे कुछ ना कुछ आता ही रहता है, ठीक है। और यहां पर जो एरिया है वो किसी भी शेप का हो सकता है, बस आपको उसका टोटल एरिया ही लिखना होता है। सर्किल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्किल और रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, टोटल एरिया ही लिखना होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इक्वल टू NIA, n मतलब फेरों की संख्या जो कि 1 थी, I मतलब फ्लो होने वाला करंट जो कि I दिया हुआ था, बचा है सिर्फ एरिया, एरिया निकालना था आपको। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए वही तरीका होता है, करंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये करंट का डायरेक्शन हुआ तो ये आपका जाएगा वेक्टर m का डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो क्वेश्चन में आपको दिया था क्या k कैप, तो वो हमने k कैप लिख दिया यहाँ पर। चलिए कुछ मिस्टेक है क्या इसमें, आपने ये स्क्वायर का एरिया लिखा प्लस 4 टाइम्स सेमी सर्किल का एरिया लिखा और सेमी सर्किल तो सर्किल का एरिया कितना होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। अच्छा ये तो हमने पूरे सर्किल का एरिया लिखा ना, देखिए पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर ये सर्किल का आपका पूरे कंप्लीट सर्किल का एरिया का फार्मूला होता है। हमने तो रेडियस की वैल्यू रखी ना, तो रेडियस की वैल्यू यहाँ a/2 थी तो a/2 तो हम लिखते चाहिए आधी सर्किल होती चाहिए पूरी, है ना। यहाँ पर ये 1/2 पहले वाला छूट गया, अपान में भी 2 आएगा और इससे कैंसिल होने पर 2 आएगा, ठीक कर रहे हैं, अपान में भी 2 आएगा तो ये डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक 2 और आ जाएगा और इसकी वजह से ये 2 पाई बन जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आ गया। ये क्वेश्चन है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस वेरीज विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ns। वैसे तो एक बड़ा ही फेमस फार्मूला है
कि न्यूक्लियस के चारों ओर जब कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और r रेडियस वाले ऑर्बिट में अगर ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है तो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू फार्मूला होता है E इंटू वी इंटू आर अपान 2। इनके ऊपर भी प्रॉब्लम आ सकती है, बट यहां पर आपको इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेट करना है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ इसको रिलेट करना है। या तो आपको ऑर्बिट में, nth ऑर्बिट में v और r का रिलेशन पता हो, v और r का रिलेशन पता हो क्या कि v प्रोपोर्शनल टू 1 अपान प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। तो यहाँ ये r में n स्क्वायर आएगा और v में 1 अपान n आएगा, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू प्रोपोर्शनल टू n बन जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तरीका हो सकता है अगर आपको फार्मूला याद हो v का और r का, क्योंकि v का फार्मूला होता है जेड ई स्क्वायर अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट NH, nth ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये r का फार्मूला होता है, बोहर की थ्योरी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ये r का फार्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपान पाई m जेड ई स्क्वायर। तो इन दोनों ही फार्मूले से आप देखिए r प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर और v प्रोपोर्शनल टू 1 अपान n, वहां से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि फाइनली म्यू प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा। दूसरा फार्मूला आपको ये भी हमने बताया था, म्यू एल अपान एल इज इक्वल टू ई अपान में 2m, है ना। इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा उसके ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और ये आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का रेशियो ई अपान 2m आता है। इसको हम बोलते हैं जाइरो मैग्नेटिक रेशियो, इसको बोलेंगे जाइरो मैग्नेटिक रेशियो। और यहां पर आप अगर लिखें डाइपोल मोमेंट म्यू इज इक्वल टू ई अपान में 2m और इनटू में l, यहाँ पर l का मतलब है एंगुलर मोमेंटम, और बोहर की थियरी के अकॉर्डिंग ये एंगुलर मोमेंटम l इक्वल टू mvr, वो वहीं पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम h अपान 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो हम l की जगह पर ये nh अपान 2 पाई वाली वैल्यू लिख दें तो मिल जाएगा म्यू इक्वल टू ई अपान में 2m और इनटू में आ जाएगा nh अपान में 2 पाई, और h अपान 2 पाई को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एच अपान में 4 पाई m हो जाएगा, और इनटू में यहाँ पर आ जाएगा n। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि म्यू प्रोपोर्शनल टू n, ठीक है ना, म्यू प्रोपोर्शनल टू n आप यहाँ से बोल सकते हैं। बाकी ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, इसी का नाम है बोर मैग्नेटॉन। इसकी वैल्यू होती है, यानी इसको म्यू b से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप n की वैल्यू 1 रख लेंगे, मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर पहले ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का पहले ऑर्बिट में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 1 रखिएगा तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आएगा इसी का नाम बोर मैग्नेटॉन है। तो पहले ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को ही बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू भी याद करने लायक है, 9.27 10⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये बड़ी फेमस क्वांटिटी है, इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। बोर मैग्नेटॉन ई एच अपान 4 पाई एम, एम मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और आप इसको h अपान 2 पाई को h कट भी बोलते हैं, तो ई एच कट के फॉर्म में भी आप इसको याद कर सकते हैं। ई एच कट अपान कितना, ई एच कट अपान में 2m, ई एच कट अपान 2m बोलिए या ई एच अपान 4 पाई m बोलिए, इसकी ये वैल्यू आती है एम्पियर मीटर स्क्वायर में, इसको बोर मैग्नेटॉन बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो डाइपोल मोमेंट है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा उसी रेशियो में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। चलिए तो फिर आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आप लोग पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।